देखो, जो आज दो आदमी नए हैं तो इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक चैप्टर है, पहला चैप्टर, जिसको नाम है हिंदी भाषा का विकास, है ना। हिंदी भाषा आप सुने हो ना कि हिंदी भाषा की मम्मी संस्कृत है, मतलब संस्कृत से आया है हिंदी भाषा निकल के, सुने हो? जब पहली बार सुन रहे हो? तो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से, और उसमें भी कई कालखंड है जो अलग अलग अवस्थाओं में उसका विकास हुआ है। तो पहला चैप्टर हिंदी भाषा का विकास खत्म हो चुका है, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वर्णमाला। नाम क्या है? वर्णमाला। और ये वर्णमाला, वर्णमाला नहीं कर रहे हैं, वर्णमाला, शादी ब्याह वाला वर्णमाला नहीं। तो ये जो वर्णमाला है या वर्ण विचार इसको बोलते हैं, तो वर्णमाला भी हम लोग बहुत सारे चीजें खत्म कर चुके हैं। लास्ट आज या कल 2 दिन और क्लास चलेगा तो हम लोग दूसरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। जितना पढ़ाई हुआ उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। और दूसरी बात, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करते थे ना 10वीं में। जैसे जहां लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग दवानल होता है ना। ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह पुरुष जिसका स्त्री मर गई हो, तो उसको क्या कहते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ये याद करना था, ये जो भी लिस्ट था ये भी ये लोग याद कर लिए। जो शेष बचा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे, तो देखो कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला में वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या है? वर्णमाला होता है। उसमें 2 प्रकार के वर्ण थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसमें एक अयोगवाह आता है, अयोगवाह अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह में स्वर का भी गुण होता है और व्यंजन का भी गुण होता है, इसलिए उसको अलग नाम दे दिया गया है, अयोगवाह, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण हमने 6 आधार पर देखा था। जिह्वा के आधार पर, है ना, मुख विवर के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, इस तरह से 6 प्रकार से हमने देखा था स्वर का प्रकार। उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन में भी हमने देखा था, एक समान परिचय व्यंजन में देखा था वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, है ना। उसके बाद हमने देखा था संघर्ष व्यंजन या उष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था। अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप एक बार जरूर देखना, आप दोनों, ठीक है। देख लोगे? थोड़ा थोड़ा देखना, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार पूछ लेना। आज हम लोग को देखना है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम वर्णमाला का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ना। तो टॉपिक क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब ये तो टॉपिक दिया गया है ना कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के जो प्रकार होंगे वो क्या क्या होंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि वर्ण तो 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, अयोगवाह में भी हमने पढ़ा। ऐसे कहते हैं कि सामान्य रूप से 3 प्रकार के, है ना, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार की, अगर हमारे शरीर में जो भी अंग है, मुंह में जो भी अंग है, जैसे आपने कंठ सुना है, तालु सुना है, तो उसके आधार पर हम उच्चारण करते हैं। तो जो कंठ से उच्चारण होगा उसको कंठे वर्ण कह देंगे, है ना। जो दांत से उच्चारण होगा उसको दंत्य वर्ण कह देंगे। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों को बांटते हैं। और ध्यान क्या रखना रहता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे क का उच्चारण स्थान है ना। ऐसा था क्वेश्चन, देखो कभी कि क का उच्चारण स्थान है, कि क का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं, मुंह के किस स्थान से। तो ये जो बहुत जरूरी है और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 10वीं 12वीं में तो पूछे ही जाते हैं। कंठ से बोला जाता है। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ से बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के कोई भी एग्जाम जहां पे हिंदी पूछी जाती है वहां वर्णमाला आता ही आता है। वर्णमाला से क्वेश्चन 2-4 आपको दिख जाएंगे, है ना। तो वर्णमाला में हम लोग पढ़ना है। तो देखो ये जो टॉपिक है, ऐसे जब पढ़ाते हैं कि व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार में हम लोगों ने ऐसे भी सुनते हैं कि एक तो समान प्रकार हम देखते हैं, समान रूप से वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये समान रूप से बांटते हैं। फिर प्राण के आधार पर भी बांटा जाता है, घोष के आधार पर भी बांटते हैं, है ना।
घोष के आधार पर बांटते हैं, और एक ये उच्चारण स्थान के आधार पर भी बांटा जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये व्यंजन के प्रकार है। तो समान तो हम पढ़ चुके हैं, प्राण और घोष के आधार पर हम पढ़ेंगे। आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन उच्चारण स्थान में केवल व्यंजन का ही नहीं पढ़ेंगे, हम जितने वर्ण हैं हिंदी में सारा का उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे, है ना। जैसे अब अ क्या है, तो स्वर है, व्यंजन तो है नहीं, लेकिन ये भी तो जानना है ना कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस वीडियो में हम केवल व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान पे वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, सारे वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत आसानी से हम लोग बाई ट्रिक बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे, और आपको याद करने में अगर कोई भी दिक्कत होता होगा तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के सहारे सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पढ़ने के बाद, याद करने के बाद 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते, है ना। ऐसा होगा, य का उच्चारण स्थान क्या पता नहीं तो ट्रिक रहेगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्गीय व्यंजन को लेते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन में हमने जाना था कि 5 गुना 5 ये कितने होते हैं, 25, इसलिए तो इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग होता है। और इसमें क्या क्या था, तो क ख ख और अंग, ये था ना, क ख ग हो गया। उसके बाद क्या था, कोई ये ना समझे कि अरे ये पढ़ रहे हैं हम, गलत हो गया है। उसके बाद अड़ा रहता है, उसके बाद क्या रहता है, त थ द, अरे ना हो गया। उसके बाद भ, उसके बाद म, ठीक। उसके बाद यहीं पे हमने देखा था य र ल और व, ये 4 चीजें हमने देखा था। उसके बाद क्या देखा था, य र ल व तालव सा, है ना। कैसा होता है तालव सा, ये वाला है, मूर्धन सा, और ये दंती सा, फिर ह, था ना। उसके बाद क्या था, कक्ष त्र ज्ञ और स्र, और एक हमने यहां देखा था बरी र और ढ, यही था ना। तो सामान्य परिचय में हमने क्या देखा था, ये 5 को वर्गीय व्यंजन कहा था, इसको हमने क्या बोला था, अंतस्य व्यंजन, और इसको क्या बोला था, उष्म व्यंजन, है ना, उष्म व्यंजन। इसको संयुक्त व्यंजन है, और इसको क्या बोलते थे, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगु व्यंजन, कई नाम है इसका। उत्क्षिप्त व्यंजन छूटा हुआ वर्ण है ये। तो इसमें इसको तो हम हटा देंगे क्योंकि ये संयुक्त है। तो अब देखो कक्षा जो है वो किस से बोला जाता है, क से, और है ना। तो ये उच्चारण और ये उच्चारण के सहयोग से हो रहा है, तो इसलिए हम व्यंजन, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसको हटा देंगे, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कक्षा का उच्चारण स्थान बताओ, क्योंकि ये किसके किसके साथ में बोल के बोला जा रहा है, क और स्र, तो ये नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको तो हम हटा सकते हैं, ठीक है। और ये नए हैं तो इनको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ आते हैं, यहीं पे आएंगे, ढ के पास ये ढ रहते हैं यहाँ पे, टवर्गीय वर्ग में ही इनको रखा जाता है दोनों को। अब हम इतना शेष बच गया, और फिर अ आ में के जो रह जाएंगे वो है, तो उसको हम देखेंगे। पर इसको जो वर्गीय व्यंजन है सबसे पहले इसको हम देखते हैं और ट्रिक के सहारे देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंसान को बनाते हैं, इसका कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। क्या नाम रख दिया जाए बताओ, क्या नाम रख दिया जाए, इसका गर्दन छोटा हो गया, सुग्रीव बनाते हैं, है ना। सुग्रीव मतलब जिसका गर्दन सुंदर हो, तो गर्दन सुंदर बनाना चाहिए। अच्छा चलो, आज थोड़ा सा तो लग ही रहा आदमी जैसा, बोला है ना। चलो इस पर 2 बाल बना देते, ठीक है, बोलो कैसा लग रहा देखो बाल हम ऐसे भी बना सकते हैं है ना, बाल बन गए। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है अगर ये शरीर होता है तो यहाँ 2 फेफड़े होते हैं, बोलो हाँ है ना, और फेफड़ा में हवा भरता है, और हम कुछ भी बोलते हैं तो हवा शरीर से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने का मतलब क्या, फेफड़ा से आ रहा है, तो हवा फेफड़ा से अगर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक होता है कंठ, कंठ, है ना। अब समझ लेंगे तब तो ट्रिक समझेंगे ना, सब कुछ समझने के बाद लास्ट में ट्रिक आता है, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे तभी ट्रिक समझ में आएगा और याद हो जाएगा इंस्टेंट। तो सबसे पहले हमने कहा जाए शरीर ये हुआ, इस शरीर से बाहर हवा
आ रहा है बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ कंठ में, तो सबसे पहले यहाँ कंठ आया। ठीक, यहाँ पे क्या है? कंठ। तो ये तो कंठ हो गया, बोलो हाँ है ना? कंठ। और कंठ के तुरंत बाद अब शरीर से बाहर निकलेगा तो हवा कैसे निकलेगा? ऐसे देखो, दूसरा कलर यूज करते हैं, है ना? अब कंठ के जो तुरंत ऊपर होगा, कंठ के तुरंत ऊपर जो होगा, जो हमारा जीभ है ना, जीभ के एकदम ऊपर छत, उसको बोलते हैं तालु। तालु मतलब जहां आलू सटता है। समोसा खाते हैं तो आलू सट जाता है ना, जल्दी से जल्दी जल्दी खाते हैं यार, कोई और कोई ना खा जाए, तो जल्दी जल्दी आलू समोसा खाते हैं, वो आलू सट जाता है। कहाँ आलू सटता है? ऊपर, तो उसी को हम तालु बोलते हैं। ठीक, तो जो जीभ होता है ना, जीभ, जीभ के तुरंत ऊपर जो जीभ का छत है, जीभ का छत। अब देखो हम इसको डाल रहे हैं अंदर, देखना ध्यान से, यहाँ पर अंदर एकदम जीभ के तुरंत ऊपर, तो वो क्या है? तालु है। और तालु के तुरंत बाद अगर जैसे मान लो अगर इसको हम, तो अगर यहाँ पे जीभ है, यहाँ पे अगर जीभ है तो जीभ के तुरंत ऊपर क्या है? तालु। और तालु के अब जीभ के यहाँ पे, यहाँ जो साइड है इसको बोलेंगे मूर्धा। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो आया है नीचे, तो यही पे इसी में ना दांत लगा रहता है, इसी में दांत लगा रहता है। तो दांत जो यहाँ जहां धंसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मसूरा। बोलो है ना? मसूरा बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? दांत, दांत बोलते हैं। अभी हो गया दांत। और दांत के ऊपर कवर क्या लगा है? ओष्ठ। दांत के ऊपर क्या है? ओष्ठ, ये वाला कवर है ना। तो दांत के ऊपर क्या हो गया? ओष्ठ। तो यहाँ पे ओष्ठ है। अब ध्यान से देखो, इसका अगर क्रम सोचोगे, ये तो इधर से अगर आ रहा है तो यहाँ कंठ कर दिया मैंने, और ये क्या है? तालु, है ना? तालु है ना। तो कंठ, तालु, मूर्धा, मसूरा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम आपको याद रखना है। जब शरीर से हवा बाहर निकलता है तो सबसे पहले कंठ में, कंठ के उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद मसूड़ा, मसूड़ा के बाद दांत, और दांत के बाद ओठ, ओठ से बाद बाहर। ये क्रम है उसका। यानी कि मुख का अगर हम भाग पूछे कि मुख का कौन से भाग हैं, तो मुख्य रूप से 6 भाग है। एक तो कंठ होता है, मुख का ही भाग है, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ये हमारे उच्चारण के समय ये अंग काम करते हैं। कोई तोतला आदमी देखे हो या कोई गूंगा आदमी, एक्चुअल में क्या होता, जिसका जीभ अच्छा से विकसित नहीं हुआ है वो या तो गूंगा होगा नहीं तो तोतला होगा। अगर कम विकसित है तो तोतला हो जाएगा। अब गूंगा कौन होते हैं? जिसका जिह्वा नहीं होता है ना। अब मान लो ये हमारा जीवा है, इसको काट दिया जाए कहीं से, या एक्सीडेंटली कट जाए, तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। कोई भी चीज बोला जाता है तो जो शब्द बाहर निकलते हैं वो मुख के किसी न किसी अंग को सहयोग से, अंगों के सहयोग से बोले जाते हैं। बिना अंगों के सहयोग से हम किसी चीज को बोल नहीं पाएंगे। एक बच्चा होता है, उसके शरीर में अगर दांत विकसित नहीं हुआ है तो कैसे बोलेगा? और बूढ़ा आदमी जिसका दांत टूट जाए तो देखना कैसे बोलते हैं, दादी जी चाहे दादाजी कैसे बोलते हैं? बहुत अच्छे शब्द बोल पाते हैं, कितना भी वो कोशिश करेंगे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मान लो दांत टूट गया है, तो दांत के सहयोग से जो भी चीज शब्द बोला जाएगा वो तो बोल ही नहीं पाएंगे। तालाब बोलना होगा तो कुछ और ही बोलेंगे, तालाब बोल, तलब, ऐसे बोल, कुछ भी बोलेंगे लेकिन तालाब नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि त का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। तो तालाब, त का उच्चारण, अब दांत है ही नहीं तो त का उच्चारण नहीं होगा, त का उच्चारण नहीं होगा तो तालाब शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो वो कुछ और ही बोलेंगे, वो बोलेंगे तालाब ही, लेकिन हम लोग को जो बाहर निकलेगा वो क्या, कैसा नहीं सुनाई देगा? कुछ और, है ना। तो जो भी हम कुछ बोलते हैं ना, तो जो हमारा जीव है और वायु है वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। तो इसलिए शरीर में ये सारे अंग होना जरूरी है। और एक बार मैं बता दूं, ये अंग केवल सरकारी जॉब के लिए जरूरी नहीं है, ये शादी ब्याह के लिए भी जरूरी है। अगर उसमें से कोई एक अंग आपका विकसित नहीं है तो सरकारी जॉब भी नहीं होता और ना ही शादी ब्याह भी होता, उसमें भी दिक्कत होने लगता है ना। बहुत सिलेक्टेड लोग से शादी होता है और बहुत सिलेक्टेड जॉब लगता है। अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो आर्मी में आप थोड़ी जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो ये निश्चित है कि हमारे शरीर का विकास कई जगह के लिए जरूरी है है कि ना। आगे देखते हैं। तो क्रम आपको याद रखना है, कंठ हो गया, कंठ के बाद हम क्या याद रख लें? तालु, तालु के बाद क्या आ जाएंगे? मूर्धा, मूर्धा के बाद मसूरा, है ना। और मसूरा के बाद क्या हो जाएगा? मसूरा के बाद हो जाएगा दंत, ये दंत हो जाएगा।
और दंत के बाद ये जो ऊपर से जो ढका रहता है इसको बोलते हैं ओष्ठ। तो हमको क्रम याद रखना है कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो अंदर से हवा निकलना शुरू हुआ सबसे पहले कंठ में, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद मसूरा, मसूरा के बाद दांत, दांत के बाद ओष्ठ, बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ क्रम, तो सबसे पहले हमको क्या आता है? क, मतलब कंठ। क का उच्चारण हम कहां से करते हैं? कंठ से करते हैं। और कंठ के बाद हवा कहां आता है? तालु में। तो चौथे जगह कहां से बोला जाएगा? तालु से। तालु के बाद टठ कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से। तथा तथा दंत से। ये अभी मसूरा, अभी इसको थोड़ा हटाना है, उसके लिए कुछ और शब्द आते हैं। तथा तथा किसके लिए आएंगे? दंत, है ना, दांत से। पपवा किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। हाँ, दंत हो जाएगा, दंत हो गया, ठीक। और ये किसका हो गया? ओष्ठ हो गया। अब ध्यान से सुनना, ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं पर आपको थोड़ा सा उच्चारण करके समझ आना चाहिए। आप अंदर ही अंदर थोड़ा सा प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप बैठे बैठे करिए। कैसे करना है? क बोलना है ना, क। जब हम बोलते हैं क तो यहाँ पे आपका भार जाता है क। च बोलेंगे तो तालु च। अब ट का उच्चारण करके देखो, ट, तो ट करोगे, एक बार करके देखो, ट ट। तो ट कहाँ जाता है? जो मसूरा है ना उसके तुरंत ऊपर वाला स्थान पे टच होता है, ट। जीभ जो है ना उलट के ऊपर जाता है और उसको छू के आता है। जीभ की जो नोक है वो कहाँ छूता है? जो दांत है, दांत के बाद मसूरा, मसूरा से तुरंत ऊपर, ट, ठीक है। और जो त है, ये त, हम त का उच्चारण करेंगे जब भी, तो हम बिना दांत सटाए बोल ही नहीं पाएंगे। जो जीभ आता है वो ऊपर वाला दांत में सटता है। जीभ नीचे वाला दांत में सटता है कि ऊपर वाला? ऊपर वाले में, त। और प बोलना होगा तो हमको दोनों ओष्ठ सटाना पड़ता है। हम मुंह पूरा खोल के प बोल ही नहीं पाएंगे, वो कोई उपाय ही नहीं है। जब भी हमको प बोलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? दोनों ओष्ठ को सटाना पड़ेगा, तो प, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो शरीर से हवा निकलता है बाहर, तो वो सबसे पहले कंठ में, कंठ के बाद तालु, मूर्धा, फिर मसूरा, दंत, ओष्ठ होता है। इसी तरह से ये सजाया गया है, इसलिए तो इसको वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है कि ये पांचों बोले जाएंगे कंठ से, फिर ये तालु से बोले जाएंगे। क के बाद कहीं च देखा, फिर उसको वर्णमाला बोलेंगे नहीं, कहीं रख देंगे तो थोड़ी वर्णमाला हो जाएगा। तो वर्णमाला का परिभाषा इसीलिए है कि वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, है ना, ये सुव्यवस्थित क्रम है। देख रहे हो कि पहले कंठ से बोलना है तो कंठ वाला रखेंगे। आपको अगर किताब से यारने को कर दे दिया जाए, 25 को किताब दे दिया, कहा जाए सैयार के दिखाओ, तो अब क्या करोगे? ये कर सकते हो कि छठी का किताब सब एक जगह रख दोगे, मैथ साइंस जो भी है छठी का सब एक जगह रखोगे ना। फिर क्या करोगे? 7वीं के सब एक जगह, फिर 8वीं के सब एक जगह, तब तो पूरा सैयार हो गए। और नहीं तो क्या कर सकते हो, जो खाली मैथ का है तो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं खाली मैथ का एक जगह रख दोगे, फिर साइंस का एक जगह। कोई तो तरीका होगा सजाने का, बोलो है कि नहीं? तो हम सैयारते हैं किसी चीज को तो एक तरीका है सैयारने का, तो यही एक तरीका है। पहले कंठ वाला उच्चारण जो है उसको रख दिया, फिर तालु वाला रख दिया, फिर मूर्धा वाला रख दिया, फिर दंत वाला रख दिया, फिर ओष्ठ वाला रख दिया। तो हमने एक सजाया है, तरीका सोचा है। तो इसी को सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलेंगे। क के बाद अगर हमने च गलती से भी लिख दिया तो वो वर्णमाला का उल्लंघन है। अब जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी वगैरह में, तुम देखना वहां चार्ट आता है और चार्ट में ये लिखा रहता है, और यरल वाला लिखते हैं ना तो वो 4-4 करके लिखते हैं, और फिर उच्छित व्यंजन 2 यहाँ रखते हैं। देखना कभी जाओगे कहीं नर्सरी जहाँ क्लास चलते हैं छोटे बच्चों को जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ, या ऐसे आपको दुकान पे भी मिल जाएगा पूरा लिस्ट वर्णमाला का, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया, 25 तो याद हो गया। सबसे पहले क वाला है, तो क का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखो ये पूरे 25 है, पूरे कितना है? 25 है। एक लाइन में 5 है, इधर से भी 5 है, तो 5 गुना 5 लिखते हैं, ये 25 हो जाता है। चूंकि ये 5 का वर्ग है इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हवा बाहर निकलता है तो मुंह के किसी न किसी भाग को छू के बाहर निकलता है, स्पर्श करके, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन है। तो ये जो 25 हैं, 25 वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोगों ने याद कर लिया। और तरीका क्या है? एक क्रम हमने ध्यान रखा है, उसी क्रम के आधार पर हमको पता रहेगा। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद
मसूड़ा और मसूड़ा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ऐसा होता है। अब हमको याद क्या क्या रखना है, आप मसूड़ा को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मसूड़ा की पहचान हमने आपको बता दिया कि मसूड़ा होता कहाँ है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो उच्चारण उनको मसूड़ा से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्गीय व्यंजन है, इसका पहला जो वर्ग है ना, पहला वर्ण इन्हीं के नाम के आधार पर इसका पूरा नामकरण कर देते हैं। तो पहला वर्ण क्या है, क, तो इस पूरे को हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं, क वर्ग। इसको बोलेंगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और इसको प वर्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प वर्ग का उच्चारण स्थान है प वर्ग, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। दंत के लिए त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, तालु के लिए च वर्ग का उच्चारण स्थान च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। तो ऐसे आपको 25 तो याद होगा, इतना आपको कर लेना है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इस पे आते हैं, ये तो हर किसी को याद रहता है। इसको क्या बोलते हैं, तालव स, मूर्धन स और ये दंती स। इसका क्या मतलब हुआ, तालव स क्यों बोले, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है, तभी तो तालव स बोल रहे हैं। दंती स, इसको क्यों बोल रहे हैं दंती स, क्योंकि दांत के सहारे बोला जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको मूर्धन से बोलते हैं, इसको दंती स। तो ये मूर्धा से बोलते हैं इसलिए मूर्धन स, इसको दंती स। तो आपको ना जो हम पढ़े थे बचपन में उसी से हमको याद हो गया। ये तो तीन का उच्चारण हम एकदम याद भी रहेगा कि क्या है भाई, तालव स, मूर्धन स और ये दंती स। तो इसको हम लिख दें यहाँ पे, तो देखो तालव स कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे लिख दें तालब वाला यहाँ आ जाएगा, तालु वाला इसमें आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद ये मूर्धा वाला है और उसके बाद दंती स। अच्छा देख रहे वर्णमाला कितना अच्छा सजाया गया है। पहले शुरू में आपको अगर पढ़ाया रहता इसको पहले यहाँ रख देता, इसको वहां रख देता, तो हम तो वही मान के आते, क्योंकि हम मम्मी के पेट से थोड़ी सीख के आए थे, हम तो सब यही सीखे हैं। तो जो पहला टीचर हमारा था होते और उन्होंने ये पढ़ाया होता, पहले चौछा पढ़ाता फिर कहोगा शुरू करता, या फिर पहले इस स को यहाँ और इस स को यहाँ सिखा देते, तो हम तो यही सीखते। लेकिन उनको भी पहले बताया गया होगा, वो भी किसी टीचर से पढ़े होंगे कि वर्णमाला का एक क्रम है। देखो कितना अच्छा सजाया गया है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तालु वाला, क्योंकि हमको पता है वर्णमाला में सबसे पहले कंठ है, उसके बाद तालु होता है। तो पहले हम दंती सा को नहीं रख सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे जब क्रम सजाया गया है तो क्या कर दिया गया है, पहले तालब सा, फिर मूर्धन स, फिर दंती सा। अगर हो सकता कंठ से बोलने वाला कोई सा होता तो पहले रखा जाता, इससे भी पहले रख देता, क्योंकि इस क्रम को ध्यान रखते। बोलो है ना। तो ये आपको, अब ये तो आपको तीन याद हो गए। एक ह को याद रखना, ये बहुत ही अद्भुत है। ह ये अलग ही है, मतलब एक ऐसा अंग जिसके उच्चारण केवल ह के लिए बनाया गया है। ह के उच्चारण स्थान केवल एक वर्ण का उच्चारण करता है, उस स्थान का नाम हम लोग एक कंठ है ना, कंठ के जो थोड़ा सा नीचे है, कंठ से नीचे, तो कंठ से नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं काकल्य। क्या बोलते हैं, काकल्य। और इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र, जो बोलने का यंत्र है स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं तो स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र है ना, स्वर यंत्र ऐसे बोल देंगे। इस स्थान का नाम क्या है, स्वर यंत्र। ह जो है वो स्वर यंत्र से बोला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी। ह जो है ना, ह को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्वर यंत्र से बोला जाता है। अच्छा ये स्वर यंत्र होता कहाँ है, कंठ से थोड़ा सा नीचे, कंठ से थोड़ा सा नीचे। तो जब कंठ से थोड़ा सा नीचे आया, इसी स्थान को हम काकल्य भी बोलते हैं। तो ह का दो नाम हो गया, काकल्य वर्ण और स्वर्णमुखी वर्ण। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ह निम्न में काकल्य वर्ण है, अब हम कहें अरे ये कौन वर्ण है भाई आज से पहले सुने थे कभी। तो अब आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछे या किसी एग्जाम में आता है काकल्य वर्ण है, तो हमको ह को चूज करना है, स्वरमुखी वर्ण है तो ह को चूज करना है। ठीक है, और ह एक बहुत ही स्पेशल है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, स्वर यंत्र। इसका उच्चारण स्थान क्या है, स्वर यंत्र या काकल्य स्थान है। तो ये काकल्य स्वर यंत्र कहाँ होते हैं, कंठ से नीचे। अब हमारा क्रम एक और हो गया कि सबसे पहले स्वर यंत्र या काकल्य, फिर कंठ, कंठ का तालु, मूर्धा, मसूड़ा, दंत, ओष्ठ, ये पूरा एक क्रम हो गया कि नहीं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ह का स्वर यंत्र मुखी, ये तीनों हम लोग जान ही लिए।
जान लिए ना। और फिर ये हमने सब जान ही लिया, अब हमको कुछ बच गया है। अब क्या क्या बचा है देखो, यह बचा है र ल व, ये 4 बच गया है, ठीक है। तो इसका उच्चारण देखो, ये जो य है इसका उच्चारण जो होता है वो तालु ही होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु ही होता है, मतलब य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब कहोगे इसका ट्रिक क्या है, तो देखो ध्यान से, कभी कभी हम च लिखते हैं ना या य लिखते हैं ना तो कोई च पढ़ लेता है उसको एक जैसा हो जाता है ना कभी कभी। बोलो जैसे अभी मैंने लिखा था तो च लिख दिया था, च और य में अगर ध्यान से नहीं रखेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। च के लिए क्या है, पहले ऐसा करो फिर घुमाओ, है ना, और य में क्या है, ऐसे ही पहले ही घुमा दो। अब ये थोड़ा सा यहाँ गुंडी न देकर हम इसको ऐसा कर दिए होते, हो गया वही। तो च और य लगभग दोनों कैसा है, समान है, इसलिए उच्चारण स्थान भी क्या है, समान है। दोनों का उच्चारण स्थान तालु, है ना, तालु मतलब जहां आलू सट जाए उसी को बोलते हैं तालु। तो ये अब तक, अब देखो ये सारे चीजें हमने जान लिया। उसके बाद अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो अब क्या करोगे, नोट करोगे पहले, पहले और समझ लेते हैं फिर नोट करना।